गाइस व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे आपके क्लास 7 की एनसीईआरटी हमने शुरू कर दिया था। आज आपका चैप्टर 2 आज हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया है और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है ये उसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और 7th का चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अगर पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो तो आप पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी देख लो, क्लास 7 का जो हमने स्टार्टिंग का पढ़ा है वो चीज़ें देख लो, देन आप ये देखना, क्योंकि क्या होगा कि चीज़ें इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे, तो आप लिंक इस्टेब्लिश कर पाओगे, चीज़ों को क्लैरिटी से समझ पाओगे। तो आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वो सारे लेक्चर ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो भी है। और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखिए हमेशा स्कोप होना चाहिए खुद को चेंज करने का या खुद में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का। तो जब तक अब अगर फीडबैक नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा क्या चीज़ें आप लोग को समझ नहीं आ रही है। आप डिसलाइक करते हो लेकिन कमेंट सेक्शन में ये नहीं बताते हो कि क्यों डिसलाइक किया है, तो रीज़न बताना है। फीडबैक बंद नहीं होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज चैप्टर 2 देखते हैं हम क्या डिस्कस करने वाले। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में जानेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री में क्या नए किंगडम्स और किंग्स उभर कर सामने आए थे आपके। ये चैप्टर 2 है आपके एनसीईआरटी का। तो चलिए हम पहले देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आपका ये जो चैप्टर है मैप से शुरू होगा। पहले मैप दिखाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या डायनेस्टी स्टार्टिंग में उभर कर आई थी आपके मिडिवल पीरियड में। तो इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी के बारे में जानेंगे कि नए डायनेस्टी क्या क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उनके किंगडम्स का, वो कौन कौन से लोगों को नियुक्त करते थे आपके किंगडम्स को चलाने के लिए, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, इन सब चीज़ों को जानेंगे। फिर प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स के बारे में जानेंगे। जैसे हमने प्रशस्ति के बारे में अपने एंशंट हिस्ट्री के भी लेक्चर्स में बात की थी कि प्रशस्ति का मतलब होता है प्रेज, इन द प्रेज ऑफ, तो मतलब राजा के आपके मतलब प्रेज में बातें लिखना या बोलना, उनकी बड़ाई में चीज़ों को लिखा जाता था प्रशस्ति में। तो लैंड ग्रांट्स की भी शुरुआत हो गई थी गुप्ता पीरियड के टाइम में। हमने बात की थी कि आपका गुप्ता पीरियड के टाइम में सैलरी नहीं होती थी, उनके पास कई बार राजाओं के पास पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, लैंड के रूप में सैलरी दिया करते थे। तो इसकी शुरुआत हो गई थी आपकी एंशंट हिस्ट्री में ही। तो अब ये कंटिन्यू चलेगा, मिडिवल हिस्ट्री में भी हम इसकी बात करेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी देख लें। क्लास 6 की एनसीईआरटी देखने से आपको समझ में आएगा कि हम क्या चीज़ें हैं जो कहाँ से शुरू हुई थी और अब ये बीच में चल रही है। तो जैसे देखिए बीच में कोई चीज़ ज्वाइन करेंगे तो प्रॉब्लम होगा उसको समझने में, ज़रूरी है कि पीछे जाके पहले वो सारी चीज़ों को आप देख लो। फिर वॉरफेयर फॉर वेल्थ क्यों करते थे वो लोग, क्या लड़ाई झगड़ा किया करते थे पैसे इकट्ठे करने के लिए, इसके बारे में देखेंगे। फिर उरेयूर से तंजावुर के बीच में जो उनका जो शासन था उसके बारे में जानेंगे। फिर स्प्लेंडिड टेम्पल, मतलब एक बहुत बड़ा भव्य टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी देखने को मिला था हमें मिडिवल हिस्ट्री में, तो उसके बारे में देखेंगे। देखिए टेम्पल की शुरुआत जो हुई थी भक्ति मूवमेंट से हुई थी। देखिए उस समय क्या हुआ, उस समय ये कॉन्सेप्ट आया था, हमने बात की थी इसके बारे में कि ये कॉन्सेप्ट आया था कि आप जिस फॉर्म में अपने भगवान की पूजा करोगे उसी फॉर्म में भगवान उभर कर सामने आएंगे। तो नए नए स्कल्पचर सामने आए थे डिफरेंट गॉड्स के, तो वो चीज़ें कंटिन्यू रहती है। फिर टेम्पल की शुरुआत हो जाती है और जब मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये टेम्पल जो है और भी ज़्यादा भव्य और सुंदर नज़र आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, कि जो एम्पायर था उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसे चला करता था। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और अभी जो इस आज चैप्टर में हम कुछ चीज़ें कवर अप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें कवर अप करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि अभी तक हमने एंशंट हिस्ट्री में क्या चीज़ें डिस्कस की थी। देखिए एंशंट हिस्ट्री शुरू हुआ था, हमने ये माना था कि 0 से है, इधर है बीसी और इधर है सीई। मैंने बीसी और सीई का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से बता रखा है, आप वो इसलिए आप वो सारे लेक्चर्स देख लें।
तो सबसे पहले हमने बात की थी स्टोन एज की, कि स्टोन एज से आपकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो हिस्ट्री का जब भी शुरुआत होगा वो स्टोन एज से होगा। स्टोन एज के बाद जो आपका पीरियड आएगा वो आएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये पहला सिविलाइजेशन है जिसका हमें एविडेंस मिला है, जो आपके कंट्री में डेवलप हुआ था। उसके बाद हमने बात की थी वैदिक एज की, कि वैदिक एज आपका डेवलप हो गया था। इसमें काफ़ी सारे आपके ऋग्वेद आए थे, यजुर्वेद आए थे, अथर्ववेद आए थे। इन सब वेदों के बारे में वैदिक एज में हमने बात किया था, जहाँ की क्या होता है, ब्राह्मण का वर्चस्व ज़्यादा हो जाता है। फिर हमने बात किया था कि वैदिक एज के बाद जो एज आता है वो मौर्य आता है, फिर आपका पोस्ट मौर्य आता है, सॉरी पहले महाजनपद आएगा, पहले यहाँ पे महाजनपद आएगा वैदिक के बाद, फिर वैदिक के बाद मौर्य, फिर महाजनपद, महाजनपद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य, फिर आपका गुप्ता पीरियड, और फिर आपका आएगा पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो ये जो पोस्ट गुप्ता पीरियड की कहानी है ये कुछ 647 AD पे ख़त्म हो जाता है। तो 647 AD, तो यहाँ से आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा और आपका मिडिवल हिस्ट्री का शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री जो 647 पे ख़त्म होगा तो आपका मिडिवल हिस्ट्री शुरू होगा वो 700 पे कुछ शुरू होगा, आपको 1750 तक चलेगा। तो इन सब के बारे में हमने क्या किया था, बात कर लिया था। फिर हमने बात किया था कि राजपूत जो है वो पहले किंगडम आपके उभर कर आते हैं। राजपूत के बारे में हमने जाना था, पूरी तरह से डिस्कस किया था कि कौन से वर्ड टर्मिनोलॉजी से आया है और उस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो राजपूत जो आएंगे इसी टाइम पे क्या होगा, बहुत सारा फॉरेन इन्वेजन होगा और इसी टाइम पे मुस्लिम साम्राज्य की नींव आपके इंडिया पे रखी जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम किसी एक ये मैप को देखते हैं। इस मैप के बारे में बताया गया है कि नई डायनेस्टी आपके 7th सेंचुरी में, मतलब 700 BC आपके CE में शुरू हुई थी। न्यू डायनेस्टी उभर कर आई थी 700 सेंचुरी में। तो इसमें यह बताया गया है कि यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 7 to 12 सेंचुरी, 7 to 12 सेंचुरीज के बीच में जो कितने किंगडम्स, कौन कौन से राजा जो महान थे, जो आप कह सकते हो कि बहुत सारा एरिया कवर अप करते थे, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए पाल जो है वो इधर पे आपके रूल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके राष्ट्रकूट जो हैं जो यहाँ पे रूल कर रहे हैं। ये चामना जो है, इसको चौहान भी बोला जाता है, वो आपके इस एरिया में देखिए रूल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अब सवाल आता है ये डॉटेड डॉटेड ऐसे जिग जैक लाइन में क्यों बनाया गया है। देखिए जिग जैक लाइन इसलिए है क्योंकि ये जो राजा थे इनकी जो टेरिटरी हमेशा चेंज होती रहती थी। जैसे हमने बात किया था कि ये जो राजा थे अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहते थे, एक देश दूसरे को मारते रहते थे। तो ये क्या करते थे, अपना एरिया बढ़ाने के लिए कभी इन पे आक्रमण किया इन्होंने, इनका एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, इसने आक्रमण किया, इसका एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो ये जो एरिया है ये हमेशा घटता बढ़ता रहता था। इस वजह से इसको रेड आपके डैशेस लाइन से इसको दिखाया गया है मैप के अंदर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पहले ये देखिए ये राष्ट्रकूट हैं, देखिए इनके जो टाइम पे जो इनका जो मेन जो आप बोल सकते हो स्टेट था वो मालखड़ था। तो पूछ सकता है आपसे NCERT से भी एक सवाल कि जो राष्ट्रकूट थे उनका मेन एरिया क्या था, आपको ऑप्शन में दे देगा। तो मालखड़ था। पाल के बारे में बात करें तो पहाड़पुर था। चामना के बात करें तो यहाँ पे देखिए कन्नौज भी है, यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार भी आपका कर रहे हैं आपके, आप देख सकते हो गुज्जर प्रतिहार यहाँ पे है, यहाँ पे कन्नौज है, यहाँ इंद्रप्रस्थ है या अंकारा है। तो आसपास की लोकेलिटी देखते रहें। देखिए चंडेल राजा भी यहीं पे थे, देख सकते हो आप इन सब की लोकेशन। चलिए अब हम बात करते हैं द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। जब न्यू डायनेस्टी जो इमर्ज हुई वो क्या थी और उनका राजकाल, उनका जो काम काज था वो कैसे चल रहा था। तो 7th सेंचुरी के टाइम पे आप देखोगे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड सामने उभर कर आते हैं और वो एज ए वॉरियर चीफ भी होते हैं, डिफरेंट रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जैसे हमने बात किया कि क्या होता था पहले के टाइम में, जब राजा के पास पैसा देने के लिए सैलरी नहीं हुआ करती थी तो वो राजा क्या करते थे, सैलरी के तौर पे उसको लैंड ग्रांट देते थे। क्या देते थे, लैंड दिया करते थे, बड़ी बड़ी भूमि दिया करते थे, छोटी बड़ी भूमि दिया करते थे अकॉर्डिंग टू उसकी सैलरी के अनुसार। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, बिग लैंडलॉर्ड उभर कर आने लग गए। और ये क्या थे, इनके पास पैसे ज़्यादा होते थे। अब राजा के पास पैसा है नहीं, पैसा है किसके पास, भैया लैंडलॉर्ड के पास पैसा है। क्योंकि अभी भी के टाइम में भी देखेंगे कि लैंडलॉर्ड के पास बहुत पैसा होता है ना। अभी भी जो रेंट पे रहते होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि लैंडलॉर्ड बहुत पैसा लेता है। तो
तो लैंडलॉर्ड के पास पैसा ज़्यादा होता था और आपके राजा के पास पैसा कम हो गया। अब लैंड इतना दिए जा रहे हो तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि लैंडलॉर्ड के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो पैसा ज़्यादा था, इसके पास पैसा ज़्यादा है तो संसाधन ज़्यादा है, तो इसके पास क्या होते थे, आर्मी होती थी। और राजा को जब इस आर्मी की ज़रूरत होता था तो क्या करता था, लैंडलॉर्ड इससे आपके आर्मी का जब भी ज़रूरत हुआ राजा को तो राजा बोल देता था भाई कि आर्मी दे दो हमको। तो ये आर्मी से भी सपोर्ट करते थे राजा को। तो इसलिए बोला गया वॉरियर चीफ्स भी थे ये जो लैंडलॉर्ड थे। डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट की बात करें, डिफरेंट रीजन की अगर हम बात करें, जगह की बात करें डिफरेंट, तो वहाँ के ये वॉरियर चीफ भी थे और लैंडलॉर्ड भी कहलाते थे। और फिर जो बात किया गया है कि एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज देम, जो एग्जिस्टिंग किंग थे, जो राजा वहाँ पे काम कर रहे थे, ये इनको मान्यता देते थे सबऑर्डिनेट और सामंत। इस देश ये क्या बोलते थे कि ये मेरे अंदर आते हैं, सबऑर्डिनेट है, मेरे साथ काम करते हैं, और इनको सामंत की उपाधि दे दी गई थी, मान्यता दे दी गई थी, भाई ये सामंत हैं और ये सबऑर्डिनेट है मेरे, इनको कुछ बोलना मत भाई, ये मेरे अंदर हैं। ऐसा होता है ना कि लोग क्या करते हैं, पैट्रोनस दे देते हैं कि आप इसको कुछ बोलिएगा नहीं, ये मेरे अंदर है। तो वैसे ही पहले भी हुआ करता था। तो इनसे ऐसा इनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आओगे, राजा के लिए ये सब क्या करेंगे, गिफ्ट लेके आएंगे, प्रेजेंट रहेंगे कोर्ट पे और प्रोवाइड करेंगे मिलिट्री सपोर्ट। जब भी आर्मी की ज़रूरत होगी तो ये आर्मी भी देंगे और गिफ्ट भी लेके आएंगे राजा के लिए। और ये सामंत क्या हुआ, इवेंचुअली ज़्यादा पावरफुल हो गए, गेन पावर इन्होंने ज़्यादा ले लिया, वेल्थ ज़्यादा, पैसा ज़्यादा हो गया इनके पास। और इन्होंने क्या किया कि अपने आप को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, अपने आप को बोलना शुरू कर दिया कि भाई हम तो महासामंत हैं, महामंडलेश्वर हैं। जिसके पास जिस हिसाब से पैसा आया वो उस हिसाब से अपने आप को उपाधि देना शुरू कर दिया। कोई अपने आप को महासामंत कहता है, कोई मंडलेश्वर कहता है, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्किल और रीजन। महामंडलेश्वर का मतलब होगा महान राजा अपने ही सर्किल और अपने ही रीजन का। तो देखिए कुछ टाइम बाद ये सामंत इतने ज़्यादा आप कह सकते हो पावरफुल हो गए, इनका मन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये अपने आप को राजा ही कहने लग गए उस पर्टिकुलर रीजन का। और फिर क्या हुआ, जब इनके पास ज़्यादा पैसा आ गया, देखिए ज़्यादा पैसा आएगा तो आप किसी की बात तो सुनोगे नहीं, तो उसी तरह से जब इनके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करने लगे कि हम स्वतंत्र हैं, हम ओवरलॉर्ड के अंदर नहीं आते हैं, जो किंग है भाई वो उसके अंदर हम आते नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। और किंग भी भला सला क्या बोलेगा उस टाइम पे, किंग तो कुछ बोल नहीं सकता है उस टाइम पे, जो किंग के पास पैसा है नहीं, किंग पूरा तरह डिपेंडेंट है इस पे, तो इसलिए किंग भी चुपचाप देख लेता था कि भाई ठीक है, हो रहा है तो क्या किया जा सकता है। इसी तरह से एक इंस्टेंस है कि जो राष्ट्रकूटा है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दक्कन में हमने राष्ट्रकूट की बात की थी जब हमने बात किया था आपके मिडिवल, ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री में, तो हमने बात किया था यहाँ पे जो रीजन था कर्नाटका का, यहाँ पे आते हैं आपके चालुक्य। कौन आते हैं, चालुक्य। तो ये जो चालुक्य होते हैं इनको ही रिप्लेस करके आपके राष्ट्रकूट डायनेस्टी क्या होती है, आपका स्टैब्लिश होती है। पहले ये क्या थे, तो ये चालुक्य के सबऑर्डिनेट थे, चालुक्य के अंदर काम करते थे। जैसे सामंत के बारे में हमने बात की कि किंग क्या है, किंग के अंदर डिफरेंट सामंत काम कर रहे हैं और उनको जब ज़रूरत हो रहा है तो आर्मी दे रहे हैं। वैसे ही जो ये राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट क्या करते थे, चालुक्य के अंदर काम किया करते थे और जब चालुक्य को ज़रूरत होता था तो मिलिट्री सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते थे ये, ठीक है। तो हुआ क्या भाई कि ये जो राष्ट्रकूट थे, इसमें से एक ऐसा आदमी आया डांती दुर्गा मिड 8th सेंचुरी में। इसने क्या किया, इसके पास ज़्यादा पैसा हो गया, इसने चालुक्य का उखाड़ के फेंक दिया, बोला भाई चालुक्य के अंदर हम काम नहीं करेंगे, इसको भगाना है। चालुक्य को भगा दिया, मार के पिटाई करके उसका, और अपने आप को राजा घोषित कर दिया और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का क्या हुआ, शुरुआत हो गया। और ये जो थे, ये राष्ट्रकूट थे, इन्होंने क्या था, इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसको बोला गया हिरण्यगर्भ, लिटरली द गोल्डन उम्ब। उम्ब मतलब होता है जिससे बेबी आपका बच्चा निकलता है, तो इसको बोला गया सोने का उम्ब, हिरण्यगर्भ को। अब इसका क्या भाई, इसका क्या मेजर रोल है, ये क्या फसाद है, तो ये एक ऐसा रिचुअल है हिरण्यगर्भ जिसको ऐसा माना गया इन लोगों के द्वारा कि इसको अगर हम परफॉर्म करेंगे ब्राह्मण की हेल्प से, अगर पूजा अर्चना करेंगे ब्राह्मण का हेल्प लेके, तो मेरा रीबर्थ हो जाएगा, हम फिर से जन्म लेंगे एज ए सेक्रीफाइजर, एज ए क्षत्रिय।
चाहे हम इस बर्थ में, चाहे मेरा जन्म क्षत्रिय के रूप में हुआ हो चाहे नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमने ये हिरण्यगर्भ अगर परफॉर्म कर लिया ब्राह्मण की हेल्प से तो हम क्षत्रिय बन जाएंगे। इन लोग का ये मानना हो गया। देखिए पहले क्या था, मैंने आपको बताया था वैदिक एज में कि ये जो ब्राह्मण थे इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था आपके और सारे जगह पे आपके रीजन में। तो ये क्या किया था, इन्होंने सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो और ये 4 पार्ट में जो सोसाइटी को डिवाइड किया था, तो इन चारों जो आपके कैटेगरी थे, इन चारों कैटेगरी में हर कैटेगरी का अपना अपना महत्व था और इनका अपना अपना काम था। तो क्षत्रिय जो थे इनका काम था वॉरियर, युद्ध लड़ना। ये बेसिकली क्या होते थे, ये किंग हुआ करते थे। तो इन्होंने ये जो आपका जो नए जो लोग आए, डांटी दुर्गा वगैरह, ये सब क्षत्रिय तो थे नहीं, राष्ट्रकूट थे। आप देखोगे ब्राह्मण बहुत ज़्यादा रूप में उभर कर आते हैं एज ए किंग। तो अब इनको क्षत्रिय की उपाधि चाहिए, क्योंकि देखिए सोसाइटी में भी तो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए ना। पैसा हो जाए लेकिन सोसाइटी अगर आपको इज्जत ना दे तो नहीं चलेगा भाई। तो इसी तरह से सोसाइटी में इज्जत चाहिए थी, तो अब क्षत्रिय बनना पड़ेगा भाई, लोग हमें एक्सेप्ट कर ले, तो क्षत्रिय का धर्म अपनाना पड़ेगा। तो इन्होंने किया हिरण्यगर्भ आपका परफॉर्म, अब बन गए क्षत्रिय। अदर केसेस में क्या हुआ कि मेन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिली, मतलब बिजनेस क्लास फैमिली से, ठीक है, मेन जो थे वो यूज मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम। देखो एक किंगडम को हथियाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन जो फैमिली था उनके पास जो मिलिट्री स्किल थी, जो आर्मी की स्किल थी, लड़ाई झगड़ा करने वाली जो स्किल थी, उसका यूज करके इन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया था। अब इसका एग्जाम्पल है, ये सब जो थे वो राजा नहीं थे स्टार्टिंग में, एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इंटरप्राइजिंग फैमिली का यही मतलब होगा। तो ये थे कादम्ब मयूर सरसरमन, ये थे निकल कर आए। गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र, ये सब क्या थे, ब्राह्मण थे और ये सब किंग नहीं थे। इन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन है ब्राह्मण का वो त्याग दिया था और क्या कर लिया था, हाथ में ले लिया था हथियार और अपना क्या किया, स्टैब्लिश किया किंगडम कर्नाटका में और आपके किसमें, राजस्थान में। इन्होंने कर्नाटका में स्टैब्लिश कर लिया और इन्होंने किया राजस्थान में स्टैब्लिश। देखिए मैप, बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं मैप के, आप इन सारे चीज़ों को देखा करें। जब भी आप मैप को देखें, जब भी आपके पास कोई भी वर्ड उभर कर आए कि भाई ये किंगडम की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक था, तो एक मैप की बुक आप लेकर बैठा करो जब आप लेक्चर देख रहे हो और साथ में मैप को रेफर करते रहा करो। देखो सारे मैप को दिखाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी ये जो आपका लेक्चर है काफ़ी वास्ट है, तो इसके बीच बीच में अगर मैं चीज़ों को अगर आपको दिखाती रहूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है आप साथ में, और पॉसिबल भी नहीं है इतनी सारी चीज़ों को दिखाना, तो बेटर है आप साथ में एक मैप की बुक लेके बैठो, एटलस लेके बैठो, या फिर आप मैप अपना गूगल मैप खोल लो। देखिए हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल में आप गूगल मैप खोल सके देख सकते हो। आप जो भी स्टेट टाइप करोगे मैप आपको दिखा देगा कि आसपास क्या लोकेलिटी है, वो कहाँ पर है। तो आप साथ साथ में मैप को रेफ़र करते रहा करो। सबसे अच्छा तरीका है मैप को तैयार करने का, मैप को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है ये आपका। तो आप मैप को साथ साथ रेफ़र करते रहो जब जब हम किसी स्टेट की बात कर रहे हैं तब। अब बात करते हैं, ये देखिए ये हमें मिला है, ये जो है एलोरा की पेंटिंग है, ये एलोरा का आपका केव में ये मिला है, वॉल पे ये बनाया गया, पेंटिंग नहीं है ये, कार्व करके बनाया गया है वॉल पे। तो विष्णु एज नरसिम्हा दिखाया गया है, द मैन लायन। आपने नरसिम्हा के बारे में पता होगा अगर आपको, तो नरसिम्हा क्या है, आपके क्या मैन के अवतार में आपके लायन है, लायन के। तो बेसिकली इसकी आपकी मूर्ति दिखाई गई है, यहाँ पे स्कल्पचर दिखाया गया इस तरह से। ये राष्ट्रकूट पीरियड में बनाया गया था। तो देखिए राष्ट्रकूट के पीरियड में काफ़ी सारे केव का क्या हुआ, निर्माण हुआ काफ़ी, जैसे कि एलोरा हुआ, आपका एलिफेंटा हुआ। तो ये सारे केव्स में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं जो राष्ट्रकूट के टाइम पीरियड में बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका। तो आप ये ध्यान रखें, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं वनडे एग्जाम में, यूपीएससी में तो ज़रूर ही पूछ लेता है कि एलोरा में कौन से स्कल्पचर को बनाया गया था, क्या मूर्तियाँ थी, क्या दिखाया जा रहा था, 4-5 आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, किस पीरियड में था। आप किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये पूछ लेता है कि किस पीरियड में ये वाला केव बनाया गया था, एलोरा का केव किसके दौरान बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रकूट पीरियड के दौरान ये बनाया गया था। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम। अब कैसा क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था आपके किंगडम्स में। तो बहुत सारे नए किंग ने अडॉप्ट किया हाई साउंडिंग टाइटल। जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री की बात की थी तो वहाँ पर भी हमने बात किया था कि क्या हुआ, बड़े बड़े टाइटल आपके गुप्ता पीरियड में क्या हुआ था, लोगों के द्वारा
क्या अपनाया जाने लगा था। जो किंग्स थे उनके द्वारा बड़े बड़े टाइटल, राजा महाराजा की टाइटल पहले अपने टाइटल के साथ यूज़ किया जाने लग गया था। पहले सिर्फ राजा बोलते थे, लेकिन गुप्ता पीरियड में आके महाराज की टाइटल लिया गया था, महाराजा धीराज की टाइटल लिया गया था। तो बताइए आप किसने लिया था महाराजा धीराज की टाइटल? हमने इसके बारे में बात की थी, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है, तो आपको ये याद रखना है। तो महाराज धीराज मतलब होता है ग्रेट किंग, महान किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, मतलब सारे राजाओं का राजा। और त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड, तीन जगहों का राजा, 3 वर्ल्ड का राजा कह सकते हो। इस तरह से इन लोगों ने टाइटल ली थी। पर देखिए ये टाइटल था ना, ये टाइटल कोई काम का नहीं था, क्योंकि देखिए ये इवेंचुअली डिपेंड किस पे थे, सामंत पे थे। तो राजा अगर हैं, सबसे राजा कब होगा, जब ऐसा टाइटल कब लेगा, जब बहुत पावरफुल होगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन देखिए मिडिवल हिस्ट्री में हमने बात की, राजा क्या हुए, डिपेंड हो गए सामंत पे। तो ये टाइटल जो है ना फुसफुसिया टाइटल है, दिखाने के लिए भाई कुछ और है कुछ और है, कुछ नहीं अंदर से, लेकिन बढ़ा चढ़ा के अपने आप को दिखा रखा है इन लोगों ने। तो इस सब क्लेम के बाद भी इनको पावर शेयर करना पड़ रहा था। तो काहे का महाराजा धीराज, जब पावर ही शेयर करना पड़ रहा है आपको सामंत पे, आप डिपेंडेंट हो किसी और पे, ठीक है। तो विद द सामंत एज विद द एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स क्या हो गए आपके फार्मर्स, तो इनके साथ, आपके ट्रेडर्स के साथ, ब्राह्मण के साथ, इन सब के साथ इनको क्या कर रहा है, पावर शेयर करना पड़ रहा है। इन ईच ऑफ दिस स्टेट्स, और हर इस स्टेट्स में आप देखोगे इन सब टाइम में रिसोर्सेस लिया जाता था। इनसे रिसोर्सेस लिया जा रहा है आर्मी का, इनसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में लिया जा रहा है, ट्रेडर्स से माना जा रहा है कि भाई ये गिफ्ट लेके आएंगे, ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे। तो ये सब लोगों से कुछ ना कुछ रिसोर्सेस कलेक्ट किया जाता था जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे थे। और इनको या तो रिसोर्सेस ऐसे बोला जाता था कि आप दे दो, आराम से दे दो भाई, चुपचाप दे दो, परसुएट करके, इन्फ्लुएंस करके, भाई हम तो राजा हैं आपको देना पड़ेगा, या कंपेल करके दे दो आसानी से, नहीं तो फिर पिटाई करके लेनी पड़ेगी। तो या तो इनको ज़बरदस्ती लिया जाता था इनसे, या इनको आप कह सकते इन्फ्लुएंस करके कि आपको देना पड़ेगा। तो कुछ पार्ट अपने प्रोडक्शन का ये लोग क्या करते थे, शेयर करते थे राजा के साथ। और कभी कभी क्या होता था कि ये रेंट भी क्लेम किया जाता था इनके द्वारा। समटाइम दे वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन द लैंड। लॉर्ड के द्वारा, इनके द्वारा जो क्या था, आपका रेंट भी क्लेम किया जाता था, क्योंकि ये इन्होंने लैंड को ओन कर रखा था। कहते थे राजा भाई ये लैंड जो है वो मेरे अंदर आता है, तुम इसको रेंट दोगे, तुम इस पे काम कर रहे हो। तो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम ट्रेडर्स से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। अब ये ट्रेड रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो रेवेन्यू देंगे भाई, क्योंकि हम मेंटेन करने के लिए कुछ तो रेवेन्यू लगेगा ना। तो मेंटेन कैसे करेंगे, ये लोग पैसा देंगे, उससे मेंटेन किया जाएगा ट्रेड रूट को और डिफरेंट थिंग्स को। अब बात किया जाता है इनसे जो रिसोर्सेज कलेक्ट किया जाता था आपके पीजेंट से, आपके और जो डिफरेंट लोग थे, ट्रेडर्स थे, इन सब लोगों से जो आपका रिसोर्सेज कलेक्ट किया जाता था। अब इसका यूज़ क्या था भाई, रिसोर्स तो कलेक्ट कर लिया, तो अब इसका यूज़ जानिए। इसका जो यूज़ था, इनको वेर यूज टू फिनेंस द किंग एस्टैब्लिशमेंट, किंग को अपने एस्टैब्लिशमेंट को, अपने राजा को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, उसको ठीक से चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो पैसा इनसे मिलता था। तो अपने किंगडम को सही तौर पे चलाया करते थे, कंस्ट्रक्शन किया करते थे, मतलब ये लोग टेम्पल्स और फोर्ट्स भी बनाया करते थे। जैसे मैंने बात किया था कि टेम्पल का जो फॉर्मेशन था वो कौन डिसाइड करता था, राजा डिसाइड करता था, क्योंकि टेम्पल को बनाने में काफ़ी सारे पैसे यूज़ होते थे। तो पैसा किसके पास ज़्यादा होगा, राजा के पास। राजा बताएगा भाई टेम्पल कहाँ बनाना है, तो ये टेम्पल भी बनाया करते थे। फोर्ट्स मतलब हो गया किला, जो यहाँ पे रहते थे लोग, वो फोर्ट्स बनाया करते थे। और कई बार जो ये रिसोर्सेज था उसका यूज़ किया जाता था वॉर को लड़ने के लिए। वॉर को लड़ने के लिए क्या चाहिए होगा, सामान चाहिए होगा, मिलिट्री प्रोडक्ट चाहिए होगा, या फिर अब आर्मी कहीं से लाओगे तो उनको भी के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। तो ये रिसोर्सेज का यूज़ होता था लड़ाई को करने के लिए। और जब ये लड़ाई किया करते थे तो एक्वायर करते थे, जब अब यहाँ किसी पर आक्रमण किया, उस पर जीत हासिल कर ली, तो वहाँ से सारा लूट पाट करके सारा सामान ले आते थे जितना पैसा था, ठीक है। और लैंड को भी अपने अंदर ले लेते थे। और ट्रेड रूट भी अगर उस राजा के अंदर आ रहा है जिस पे आक्रमण करके जीता गया है, तो उसका ट्रेड रूट भी ये लोग हथियार लेते थे।
और जो फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, और जो कलेक्ट करता था रेवेन्यू, अब देखिए अब राजा अगर टैक्स लगा रहा है तो कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। राजा तो अपने आप जाएगा नहीं भाई रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो फंक्शनरीज कुछ नियुक्त किए जाते थे कि आप जो कि कलेक्ट करे आपको टैक्स को। अब ये होते कौन थे, कौन लोग थे जो भाई जो रिक्रूट किए जाते थे, जिनको राजा अपने पास रखता था कि वो टैक्स को कलेक्ट कर सके, तो वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब ऐसा फैमिली जिसका सोसाइटी में कुछ इज्जत है, लोग उसको मानता है। देखिए लोग मानेगा तभी तो जाके बोलेगा भाई हमको इतना पैसा दे दो क्योंकि राजा मांग रहा है टैक्स के रूप में। तो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करेगा तो पैसा जल्दी मिल जाएगा। देखिए ऐसा हो सकता है। तो फिर ये जो पोजीशन थी बाद में हेरिडेटरी हो गई। ये जो फंक्शनरीज की पोजीशन थी जो टैक्स को कलेक्ट करेंगे, ये बाद में इसको क्या कर दिया गया कि भाई वंशजों के अनुसार काम किया जाएगा। पहले अगर पापा बने हैं, अगर फंक्शनरीज के अनुसार टैक्स रेवेन्यू ऑफिसर, तो पापा के बाद बेटा बन जाएगा, बेटा के बाद उसका बेटा बन जाएगा। तो हेरिडेटरी हो गया ये बेसिकली। तो ये जो था ये ट्रू था आर्मी पे भी। अगर ये अप्लाई करोगे आप तो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते थे आपके आर्मी भी। और कुछ ऐसे भी पोजीशन थे, क्या होता जहां हमें देखने को मिला है जो राजा का क्लोज रिलेटिव, जो करीबी लोग हैं, उसको पोजीशन राजा दे दिया करता था। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रशस्ति और लैंड ग्रांट। जब प्रशस्ति और लैंड ग्रांट की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने प्रशस्ति का बात एंशंट हिस्ट्री में भी किया था। जब वहाँ पर हमने प्रशस्ति की बात की थी तो वहाँ पे हमने ये बोला था कि प्रशस्ति का मतलब वो ये होता है कि इन द प्रेज ऑफ, लिटरली जो मीनिंग होता है तो राजा की बड़ाई में या किसी की बड़ाई में कुछ चीज़ें लिखना। तो प्रशस्ति डिस्टेल ऐसा माना गया कि ये जो सही नहीं है, लोगों ने इसको देखा और ये बोला कि भाई ये जो है लिटरली ट्रू नहीं है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के राजा की बड़ाई की हुई है, जो कि ऐसा लगता नहीं है कि हाँ पॉसिबल नहीं है कि रियल लाइफ में इतना अच्छा ज़्यादा काम भी किया जा सकता है या इतना ज़्यादा महान भी हो सकता है। तो बट द टेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। ये प्रशस्ति जो है ये आपके राजा की बड़ाई भी करता था और ये भी बताता था कि भाई राजा अपने आप को किस तरह से दर्शा रहा है। एज वेलियंट मतलब शूरवीर दिखा रहा है अपने आप को, विक्टोरियस वॉरियर दिखा रहा है, विजयी योद्धा, जहाँ भी जाता है भाई युद्ध जीत कर के ही आता है। और ये जो कंपोज किया जाता था वो ब्राह्मण्स के द्वारा कंपोज किया जाता था। आपका प्रशस्ति जो हो गया ये सब जो ओकेजनली हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसलिए बोला गया कि ये जो ब्राह्मण्स के द्वारा प्रशस्ति को कंपोज किया जाता था तो इस वजह से इसमें कुछ ना कुछ बाइसनेस है। मतलब बाइसनेस का मतलब ये है कि राजा के फेवर में कुछ बातें लिखी गई है जो ऐसा है नहीं। देखिए इन लोग के मन में लालच होता था कि जब ये अच्छी अच्छी बातें राजा के बारे में लिखेंगे तो राजा इनको वापसी में क्या देगा, बहुत सारा धन देगा, पैसा देगा राजा इनको खुश होकर। पहले के राजा लोग क्या होते थे, सनकी होते थे, जितना ज़्यादा उनके बारे में बड़ाई किया जाए वो उतने ज़्यादा खुश होकर के क्या करते थे, अपने धन दौलत में से कुछ सामान दे दिया करते थे, लैंड दे दिया करते थे, देखा होगा आपने, कुछ ज्वेलरी दे दिया करते थे। तो ब्राह्मण इन सब के लालच में भी अच्छी अच्छी बातें प्रशस्ति में लिखा करता था। आप ऐसा हमें एविडेंस मिला है, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि देखिए रिवॉर्ड मिलता था ब्राह्मण को ऐसे रूप में, ग्रांट आपको। और फिर ये सब जो चीज़ें हैं जो भी आपको ब्राह्मण को क्या किया जाता, रिवॉर्ड दिया जाता था आपके लैंड ग्रांट्स के रूप में, उसको क्या किया जाता था, कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था। देखिए ब्राह्मण को कोई भी अगर ये फलाना लैंड दिया गया है तो इस लैंड के बारे में चीज़ें लिखी जाती थी कॉपर प्लेट्स के ऊपर, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। और ये जो प्लेट था ये राजा क्या करता था, गिफ्ट के तौर पे जब लैंड सामने वाले बंदे को देता था, ब्राह्मण को देता था, तो साथ में उसको ये आपका कह सकते हो आप एज ए एविडेंस आप कह सकते हो कि ये भी दिया जाता था कि भाई ये जो लैंड है ये तुमसे बिलोंग करता है, अब तुम जो चाहो इस लैंड पे कर सकते हो। तो फिर एक छोटा सा यहाँ अचीवमेंट लिखा गया नाग भट्ट के बारे में, जो बहुत सारे रूलर्स थे उनके अचीवमेंट के बारे में प्रशस्ति में दर्शाया गया था। अबाउट द प्रशस्ति ऑफ गुप्ता रूलर, समुद्रगुप्ता के बारे में जब हमने बात किया था तो उसकी प्रशस्ति के बारे में बात किया था। प्रयाग प्रशस्ति जो आपके इलाहाबाद में मिला होगा, शायद आपको याद आ रहा होगा अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर देखा होगा तो, कि हमने प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है उसके बारे में बात किया था, जो समुद्रगुप्त के बारे में बखान करता है, बड़ाई करता है। तो एक प्रशस्ति है जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, जो हमें मिला है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जो नाग भट्ट के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। प्रतिहार किंग के जो थे, नाग भट्ट थे एक प्रतिहार किंग थे, उसके बारे में ये बताता है। तो ये क्या बताता है ये जानिए। ये किंग थे द किंग ऑफ आंध्रा, आंध्रा के किंग, आपके संधावा के किंग, विदर्भा पे के किंग,
कलिंग के किंग, ये सब इनके सामने क्या करते हैं, शीश झुकाते हैं। ये सब हरा दिया इसने, प्रिंस ने, ये प्रिंस था, राजा भी नहीं था, प्रिंस था, और इन सब को इसने हरा दिया था। ही वोन विक्ट्री ऑफ, उन्हें विक्ट्री लिया आपके चक्र युद्ध पे, जो कन्नौज के रूलर थे। आपको भगाया वांगा को, फिर अनारता को, तो इन सबको इसने भगाया। फिर मालवा को, मालवा के जो राजा थे, तो इन सबको भगा के ये खुद राजा बना। ये चीज़ें नागभट्ट के बारे में बताई गई है। देखिए इतने सारी जगह पे वर्चस्व हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसा माना जाता है कि हाँ ये सब चीज़ें जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखी गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे किंग्स को इनके सामने थर थर काँपने लग जाएंगे इसके सामने। ठीक है, आपका ये रह गया शायद, हाँ ये 400 टैक्सेस के बारे में बताया गया है। एक टॉपिक था पीछे का रह गया था, पहले एक बार देख लीजिए 400 टैक्सेस के बारे में। देखिए बहुत सारे टैक्सेस क्या था, प्रीवियस राजा के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। तो ये जो टैक्सेस थे उसके बारे में हमें कुछ एविडेंस मिला है इंस्क्रिप्शन में। इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था, किसी हार्ड सरफेस या मेटल पे किसी चीज़ को गुदवाना, कार्व करके लिखवाना। तो इंस्क्रिप्शन मिला है चोला का, जो कि रूल करते थे आपके तमिलनाडु के रीजन में। जब हम चोला की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जब हम इंडिया की बात है, यहाँ पे जो है पल्लव डायनेस्टी तमिलनाडु वाले रीजन में क्या करती है, राज करती है। फिर बाद में इनको ही रिप्लेस करके क्या होता है, चोला डायनेस्टी आ जाती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, जब नेक्स्ट आपका चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो पल्लव डायनेस्टी को रिप्लेस करके चोला डायनेस्टी आती है आपकी। तो ये चोला डायनेस्टी जो होती है वो क्या करती है, आपके तमिलनाडु वाले रीजन में राज करती है। और टोटल 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस इन लोगों ने लगाया गया था, 400 से भी ज़्यादा। तो समझिए कितने सारे टैक्सेस इम्पोज किया गया था आपके चोला के द्वारा। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो टैक्स हमें मिला है एविडेंस में, वो मिला है वित्ती। वित्ती का मतलब क्या है, नॉट इन कैश, मतलब कैश फॉर्म में नहीं देगा, पैसे के फॉर्म में नहीं देगा, बल्कि फोर्स लेबर के फॉर्म में देगा। मतलब मजबूरी में लेबर करना पड़ेगा उस रिस्पेक्टेड लैंड पे, तो फोर्स लेबर के फॉर्म पे दिया करेगा। फिर कादमाई के बारे में बताया है कि जो लैंड रेवेन्यू को कादमाई भी बोलते हैं, काड़ामाई भी बोलते हैं। और आपके टैक्सेस जो हैं वो थैचिंग द हाउसेस, मतलब हाउसेस को बनाने में जो आपके ये जो टैक्स जो काम होता था उस पर भी टैक्स लगाया जाता था। देखिए थैचिंग मतलब हो गया कि ऐसे चीज़ों से हाउस को, मतलब छत वगैरह बनाना जो आपके ख़राब हो सकती है, मतलब समझ लीपा पोती कर दिया, गोबर से कर दिया, या फिर घास फूस का यूज़ कर लिया, तो उसका भी अगर यूज़ करके अगर हाउस आप बना रहे हो तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप किसी लैडर का यूज़ कर रहे हो, किसी सीढ़ी का यूज़ कर रहे हो, अगर पाम ट्रीज पे चढ़ने के लिए, जो आपके इस नारियल के पेड़ है उन सब पे चढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपको सेस देना पड़ेगा। आपका सक्सेशन, अगर आप फैमिली की कोई प्रॉपर्टी है, आप बेटे हैं और आपने अपने फैमिली की प्रॉपर्टी को हथियाया है, तो उस पर भी आपको सेस देना पड़ेगा। तो लैडर, अगर आप किसी पाम ट्री पर लैडर का यूज़ करके चढ़ते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का आप देख सकते हो कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्सेस लगाया गया है चोला के द्वारा। तो इस तरह से दिखाया गया कि ये राजा थे, ये टैक्सेस से कमाया करते थे अच्छा खासा पैसा। इन शॉर्ट ये समझिए आप। तो चलिए आपके प्रशस्ति के बारे में बात करते हैं। देखिए लैंड ग्रांट के बारे में जो हमने बात किया, तो मैंने आपको बताया कॉपर प्लेट साथ में दिया जाता था, उस पर लिख करके भाई ये फलाना जो लैंड है वो इस ब्राह्मण से बिलोंग करता है। तो इस तरह से कॉपर प्लेट होता था। अब देखिए इस कॉपर प्लेट को आपको इस तरह से कड़ी में डाला गया है, और इस कड़ी में जो सील लगाया गया है रिस्पेक्टेड राजा का, जो भी रिस्पेक्टेड राजा होगा उस टाइप का, उसका सील यहाँ पे लगा होगा, जो इस बात को क्या करता है, पुख्ता करता है भाई कि हाँ ये फलाना जो लैंड है मैंने ही दिया है किसी एक ब्राह्मण को, किसी अपने मन से इसने नहीं लिखा है। तो ये सेट ऑफ कॉपर प्लेट है जो लैंड ग्रांट के रूप में रूलर दिया करते थे 9th सेंचुरी में। इसको एक तो संस्कृत में लिखा गया और तमिल में लिखा गया, कुछ संस्कृत में कुछ तमिल भाषा में लिखा गया है। और रिंग के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया रॉयल सील होती थी, जो ये इंडिकेट करती थी कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। लैंड के साथ क्या दिया जाता था। देखिए लैंड जो दिया जाता था तमिल सेक्शन में, ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है तमिल सेक्शन का पार्ट है, जो लैंड ग्रांट चोला राजा के द्वारा दिया जाता था। तो इन्होंने बोला कि वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट। अब जो हमने दिया है आपको लैंड, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी गई, कच्ची बाउंड्री आपकी मिट्टियों से, जहाँ पर कि थॉर्नी बुशेस मतलब कि कांटेदार आपके झाड़ियाँ भी लगाई गई है।
और दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन। और लैंड में क्या है, तो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है, आपका वाटर है, वाटर लैंड है, गार्डन है, ऑर्चर्ड्स है, और डिफरेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है वो लैंड पर हैं। और लैंड को आपको बोला गया है कि मैंने घेर दिया है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। भाई एम्बैंकमेंट लगा दिया है आपका, अर्दन एम्बैंकमेंट, मतलब कि जैसे देखा अगर आपने बाउंड्री लगाया जाता था तो अर्दन एम्बैंकमेंट लगा दिया गया है। और जो रिसीव करता था लैंड को, वो कलेक्ट कर सकता था टैक्सेस को कलेक्ट करने का उसके पास अधिकार था। ही कलेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर, वो कलेक्ट करता था टैक्सेस जो जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा लगाया जाता था एज ए फाइन के रूप में, या कोई भी अदर चीज़ें हो गई। और उनके पास ये अधिकार होता था कि वो उस रिस्पेक्टेड लैंड पे जो मन चाहे वो कर सकता था। चाहे तो वो वहाँ पे रूम बना ले, या दो मंजिल की आपके घर बना ले, या वहाँ पे आपके कुछ और बुसेस लगा ले, थ्रोनी बुसेस वगैरह, या फिर वहाँ पे एक आपका गड्ढा खुदवा ले, वेल खुदवा ले, तो जो मन चाहे वो कर सकता था। वो बिल्कुल क्या था, आपका फ्री था राजा के हिसाब से कि भाई तुम ये काम यहाँ पे करवा सकते हो, ये लैंड जो है मैंने तुमको दे दिया है, तुमको जो करना है वो करो इस लैंड पे। अब बात करते हैं कि 12th सेंचुरी के बीच में एक अनयूजुअल थिंग हुई। हमें एक लॉन्ग संस्कृत पोएम मिलती है जिसमें हिस्ट्री लिखी गई है कश्मीर के राजा के बारे में, और इसको जो कंपोज किया गया है वो कल्हन ने किया है कंपोज। इसको कल्हन इसके ऑथर है। देखिए पूछ लेता है कि कश्मीर के जो राजा हैं उसके बारे में जो एविडेंस मिला है, जो बुक मिली है, उसको किसने कंपोज किया है, तो कल्हन ने किया है, आपको याद रखना है। तो कल्हन जो थे, इन्होंने वैरायटी ऑफ सोर्सेस का यूज़ किया इस बुक को लिखने के लिए, इस पोएम को लिखने के लिए। बुक नहीं, सॉरी, ये संस्कृत पोएम है। लॉन्ग पोएम को लिखने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे सोर्सेस का यूज़ किया, इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया, कुछ आई विटनेस से बात की, भाई कि तुमने देखा है कि ये राजा कैसा है, किस तरह से काम करता है, इसका कार्यकाल कैसा चलता है इसका। और अर्लियर हिस्टोरियन से भी, हिस्टोरीज को भी इसने रेफर किया, और फिर जाके इसने लिखा है इस चीज़। तो जैसे कि आपने प्रशस्ति के बारे में जाना है कि प्रशस्ति क्या है, प्रेज ऑफ, बड़ाई में लिखा गया है, और इसमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें राजा के बारे में लिखा गया है। इज ऑफन क्रिटिकल अबाउट, लेकिन जो प्रशस्ति लिखी गई है आपके कल्हन के द्वारा, इसमें ना इसने क्रिटिकल बातें भी रूलर्स के बारे में लिखी है कि ये चीज़ें जो है इस रूलर की सही नहीं है, ये पॉलिसीज़ इस रूलर की सही नहीं है, ये पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए। मतलब इसको क्रिटिकली एनालाइज किया है, क्रिटिसाइज भी किया है, सिर्फ बड़ाई नहीं किया है। तो कुछ चीज़ें थी जो चेंज होने लगी थी। देखिए उस समय ये नहीं होगा तो उस समय इसको लालच नहीं होगा इस बात का कि राजा उसको पैसा देगा या कुछ और चीज़ें देगा, ऐसी भी चीज़ें कुछ हो सकती है। सो गाइज ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे आपके कमिंग लेक्चर में। आपका जो आएगा परसों आएगा, तो आपका लेक्चर जो है वो ऑल्टरनेट डेज पे आता है। मंडे आता है, वेडनेसडे नहीं आता है, थर्सडे आता है और सैटरडे आता है। तो ये 3 दिन लेक्चर आता है, और जो आपके 3 दिन बच गए उसमें हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं आपके जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड है, एसएससी, सीपीयू, आपका सीजीएल और भी डिफरेंट एग्जाम जो हैं जिसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस किया करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ हमने जो भी अभी तक लेक्चर लिया है उसका पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और दोस्तों से शेयर भी करो ताकि उनके भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।